जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 8 सितंबर 2021 और दिन हो चुका है बुधवार। तो आज की मॉर्निंग हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज़ में जानेंगे देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें। बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा है। तो आज तारीख 8 सितंबर 2021 दिन बुधवार को खबर निकल कर आ रही है। तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए लड़ने वाले छत्तीसगढ़ के CM के पिता बेटे ने ही करवाया हो सकता है अंदर। जी हाँ दोस्तों, भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के CM, उनके पिता को जेल हो चुकी है। जानेंगे खबर में क्या है। वही एक्सक्लूसिव खबर अभी आ रही है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की माताश्री का निधन हो गया है। सविस्तार खबर अभी आने में टाइम लगेगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा CMM न्यूज़ पर। वहीं अंबानी के घर के बाहर रखे विस्फोटक की पूरी गुत्थी सुलझी है। एंटालिया जो ब्लास्ट का केस था, एंटालिया के सामने जो विस्फोटक रखा था, ब्लास्ट होने वाला था, ऐसा न्यूज़ में आपने सुना होगा। तो उसमें पूरी गुत्थी अब सुलझ चुकी है। सचिन वजह ही मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। उसी के साथ तालिबान से भी कुछ खबरें आ रही हैं। इसी के साथ जानेंगे भारत की सियासत वाली खबरें। साथ ही जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल, क्या हुआ सोने का भाव और भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलते पहली बड़ी खबर पर। पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है अफगानिस्तान से। तालिबान ने किया सरकार बनाने का ऐलान, मुल्ला हसन अखुंद होंगे प्रधानमंत्री। या दोस्तों अफगानिस्तान से ये खबर आ रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर 15 अगस्त को कब्जा करने के करीब 3 सप्ताह बाद मंगलवार को तालिबान ने अंतिम सरकार बनाने का ऐलान किया है। तो तालिबान अब अंतरिम सरकार बनाने वाला है। तालिबान ने मंगलवार को कार्यवाहक सरकार के मंत्रिमंडल की घोषणा करते हुए मुल्ला हसन अखुंद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। मंत्रिमंडल में अमेरिका, 3 गठबंधन और अफगानिस्तान सरकार के सहयोगी के खिलाफ 20 साल तक चली जंग में दबदबा रखने वाली तालिबान का शीर्ष हस्तियों को शामिल किया गया है। इसमें तालिबान के पिछले शासन में अंतिम वर्षों में अखुंद ने अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर काबुल में तालिबान की सरकार का नेतृत्व किया था। अमेरिका के साथ वार्ता का नेतृत्व करने वाले मुल्ला गनी बरादर को उप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। बरादर ने अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत अमेरिका पूरी तरह अफगानिस्तान से बाहर निकल गया था। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है तहरीके तालिबान ने पाकिस्तानी मीडिया को दी अंजाम भुगतने की चेतावनी। क्या दोस्तों, अब पाकिस्तान और तहरीके तालिबान में भी कुछ अनबन का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पाकिस्तान तालिबान जिसे कहा जाता है, वैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसने पाकिस्तान की मीडिया को ही आतंकवादी और चरमपंथी बताने के लिए चेतावनी जारी की है। TTP ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसा किए जाने पर उन्हें शत्रु माना जाएगा। तहरीके तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी ने सोमवार को सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में कहा कि उनका संगठन मीडिया की उन खबरों पर नजर रखे हुए है जिसमें TTP के लिए आतंकवादी और चरमपंथी जैसे विशेषणों का इस्तेमाल किया जाता है। डॉन समाचार पत्र ने TTP के ऑनलाइन बयान के हवाले से कहा कि TTP के लिए इस तरह के विशेषण का इस्तेमाल करना मीडिया और पत्रकारों की पक्षपातपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। खुरासानी ने कहा कि TTP के लिए इस तरह के विशेषण के इस्तेमाल का मतलब है कि पेशेवर मीडिया अपने कर्तव्य के प्रति बेईमान है और वो अपने लिए दुश्मन पैदा करेंगे। तो ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से बयान आ रहा है, जिसे TTP भी कहा जाता है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है केरल में कोविड-19 से 189 मरीजों की मौत, हटाया जाएगा रात का कर्फ्यू और रविवार का भी लॉकडाउन। देखते हैं लॉकडाउन को लेकर क्या खबर है केरल से। केरल में कई दिनों तक प्रतिदिन और कोरोना वायरस संक्रमण के 30,000 या उससे ज़्यादा मामले सामने आने के बाद गए सप्ताह से मामलों में गिरावट देखने को मिली है। केरल सरकार की ओर से विज्ञप्ति के अनुसार मंगलवार को 25,772 नए मामले सामने आए तथा 189 और मरीजों की मौत हो गई। राज्य में अब तक संक्रमण के कुल 42,53,298 मामले सामने आ चुके हैं और मृतकों की संख्या 21,820 पर पहुंच गई है। मंगलवार को केरल में संक्रमण की दर घटकर 15.87 रह गई। अभी 2,37,045 मरीज उपचाराधीन हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि राज्य में रात के कर्फ्यू और लॉकडाउन के
रविवार के लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया गया है। तो ये केरल से खबर आ रही है। अभी धीरे धीरे कोरोना घट ही रहा है कि वहाँ की सरकार ने लॉकडाउन खत्म कर दिया है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, सुपर कॉप बनने के लिए सचिन वजय ने रचा था एंटालिया के बाहर विस्फोटक रखने का षड्यंत्र। एनआईए की चार्जशीट में हुआ खुलासा। बहुचर्चित मामला था। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटालिया के बाहर विस्फोटक रखने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में कहा गया है कि मुंबई पुलिस के बर्खास्त हो चुके एएसआई सचिन वजय ने सुपर कॉप की छवि फिर से हासिल करने के लिए एंटालिया के बाहर विस्फोटक रखने का षड्यंत्र किया था। चार्जशीट में कहा गया है कि अपने षड्यंत्र में कारोबारी मनसुख हिरेन को सचिन वजय एक कमजोर कड़ी मानता था और यही वजह थी कि उसने पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा की सहायता से मनसुख हिरेन का मर्डर करवा दिया था। एनआईए ने पिछले हफ्ते ही एंटालिया मामले में चार्जशीट दाखिल की है। आपको बता दें कि 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटालिया के बाहर एक गाड़ी में विस्फोटक मिला था और उसके कुछ दिन के बाद कारोबारी मनसुख हिरेन का शव खाई में मिला था। इस मामले में दायर की गई एनआईए की चार्जशीट में कहा गया है कि सचिन वजय, जो गिरफ्तार होने से पहले मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर था, उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर मुकेश अंबानी के घर के बाहर गाड़ी में विस्फोटक रखा था और साथ में धमकी भरा पत्र भी प्लांट किया था। इस मामले में एनआईए ने वजय सहित 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आपको ये भी बता दें कि चार्जशीट के अनुसार शुरुआत में एंटालिया के बाहर विस्फोटक मामले की जांच सचिन वजय ही कर रहा था और उसने अपने षड्यंत्र पर पर्दा डालने के लिए जांच में कई गलत बातें रखी। इस केस की कड़ी कारोबारी मनसुख हिरेन था, जिसकी लाश 5 मार्च को एक खाई में मिली थी। चार्जशीट के अनुसार वजय ने ही मनसुख हिरेन की हत्या में मुख्य भूमिका निभाई है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 3,898 नए मामले, 86 मरीजों की मौत। मुंबई महाराष्ट्र से खबर आ रही है। महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस के 3,898 नए मामले सामने आए और 86 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इस घातक वायरस से राज्य में अब तक हुए संक्रमितों की संख्या बढ़कर 64,93,698 हो गई, जबकि जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,37,897 पर पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार की तुलना में मंगलवार को दैनिक मामलों और मृतकों की संख्या में मामूली वृद्धि की गई है। सोमवार को राज्य में कोविड-19 के 3,626 नए मामले सामने आए थे और 37 लोगों की मौत भी हुई थी। देखते अगले समाचार में तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता को पिता के सामने ही गोलियों से भूना, अस्पताल में हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, व्हाइट वर्दी वाले कलकत्ता पुलिस आपको दिख सकती है इसमें। वहीं से खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल पार्टी के एक नेता की उनके पिता के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस द्वारा ही दी गई जानकारी के मुताबिक सूबे के पूर्व वर्धमान जिले में मंगलवार को अज्ञात बंदूकधारियों ने मोटरसाइकिल पर तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यक्रम से लौट रहे पार्टी के एक स्थानीय नेता की हत्या कर दी। उस समय मृतक के पिता भी उनके साथ ही मोटरसाइकिल पर सवार थे। तृणमूल ने आरोप लगाया कि उसके कार्यकर्ता की हत्या के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, जबकि विपक्षी पार्टी ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। देखते क्या है अगली न्यूज अपडेट है, पिता की बरसी पर आयोजन करेंगे चिराग, मोदी शाह सोनिया को भेजा न्योता। जी हाँ दोस्तों, अब चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे, उनकी बरसी पर, रामविलास पासवान की बरसी पर कोई बड़ा आयोजन कर सकते हैं और उसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और सोनिया गांधी को भी न्योता भेजा है उनने। देखते हैं क्या है खबर में। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने मंगलवार को कहा कि अपने पिता रामविलास पासवान की पहली बरसी पर 12 सितंबर को पटना में आयोजित कार्यक्रम के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित शीर्ष राष्ट्रीय नेताओं को न्योता दिया है। इस कार्यक्रम में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है इस कार्यक्रम को, क्योंकि ऐसे समय आयोजित किया जा रहा है इसे कि जब चिराग पासवान की उनके चाचा केंद्रीय मंत्री
पशुपति कुमार पारस के साथ पिता की विरासत को लेकर लड़ाई चल रही है। छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता गिरफ्तार, 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे जाएंगे। या दोस्तों, ये खबर बड़ी विस्तृत है और काफ़ी नॉलेज वाली खबर है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ पुलिस ने नंद कुमार बघेल को गिरफ्तार कर रायपुर कोर्ट में पेश किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी फिलहाल भूपेश बघेल ही छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है और उनके राज्य में ही उनके पिता को गिरफ्तार किया गया है। उसी से रिलेटेड ये पूरी खबर है, तो इस खबर को ध्यान से सुनिएगा। मजिस्ट्रेट जनक कुमार हिड़को की बेंच में इस मामले में सुनवाई हुई, जिसके बाद उन्हें 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल पर लखनऊ में ब्राह्मणों के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। लखनऊ में नंद कुमार बघेल ने ब्राह्मण समाज के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद समाज के लोगों में आक्रोश था। रायपुर पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी के लिए निकल गई थी। आगरा से उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस रायपुर लेकर पहुंच गई है। फिलहाल उन्हें मीडिया से दूर रखा गया है। लखनऊ से पहले भी नंद कुमार बघेल ने ब्राह्मणों के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। आपको बता दें कि पहला विवाद चर्चित 2001 में हुआ था। उनकी पुस्तक ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो था। वे महिषासुर रावण को महान योद्धा भी बता चुके हैं। उनसे जुड़े कुछ प्रमुख विवादों के बारे में हम बात करेंगे। तो ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो उनकी पुस्तक है। नंद कुमार बघेल की पुस्तक ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो में मनुस्मृति और वाल्मीकि रामायण तुलसीदास के रामचरितमानस पर समीक्षात्मक टिप्पणियां हैं। इसमें बघेल ने राम को काल्पनिक चरित्र बताया है। लिखा है कि सवर्णों ने राम का नाम अस्तित्व दलितों, मूल निवासियों और आदिवासियों पर राज करने के लिए, उन्हें दबाने कुचलने के लिए ही गढ़ा है। इसमें दक्षिण के विचारक पेरियर के भी विचार शामिल है। इस पुस्तक को 2001 में अजीत जोगी सरकार ने धार्मिक भावनाओं को ठोस पहुंचाने और वर्गों के बीच द्वेष बढ़ाने वाला मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया था। बघेल इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, जहां हाईकोर्ट की फुल बेंच ने 17 साल बाद उनकी याचिका को खारिज कर दिया और पुस्तक पर बैन बरकरार रखा। आपको बता दें कि नंद कुमार बघेल हमेशा ही दलित, मूल निवासियों और आदिवासियों के हक की बात करते हैं। तो इसी के रिलेटेड नंद कुमार बघेल ने अपने बेटे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक योजना का सार्वजनिक विरोध किया। मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2019 में घोषणा की थी कि भगवान राम अपने वनवास काल में छत्तीसगढ़ के 51 स्थानों से गुजरे थे। इनमें से 9 स्थानों का विकास राम वन गमन पथ के अंतर्गत किया जाएगा। इन्हें धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। नंद कुमार कुछ आदिवासी संगठनों के साथ इस योजना के खिलाफ खड़े हुए थे। मतलब आप सोच सकते हैं कि बेटे के ही खिलाफ उनके पिता खड़े हुए थे और उनका बेटा है छत्तीसगढ़ का CM। तो उन्होंने कहा कि इस योजना से बहुजनों, दलितों और संस्कृति पर ब्राह्मण संस्कृति थोपने का प्रयास किया जा रहा है। काफी अभ्यासु व्यक्ति है नंद कुमार बघेल। उन्होंने ये कहा, यह RSS और भाजपा का एजेंडा है। भूपेश बघेल मोदी को खुश करने के लिए यह योजना बना रहे हैं। तो शायद इसी के लिए अपने ही बेटे ने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पिता को हिरासत में ले लिया है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा बढ़ा। नागपुर और मुंबई में तीसरी लहर शुरू। मंत्री और मेयर ने किया दावा। गणेश पर्व और घर में मनाने की दी सलाह। तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान 3626 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और 37 लोगों की मौत हुई है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनकर ने मंगलवार को कहा कि मुंबई में तीसरी लहर आ चुकी है, हमें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। उधर राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने कहा कि नागपुर में दोगुनी रफ्तार से कोरोना के केस मिल रहे हैं। इसे देखकर कहा जा सकता है कि शहर में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। मुंबई के मेयर ने कहा है कि मुंबई में तीसरी लहर आ नहीं रही बल्कि आ चुकी है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पाबंदियां लगाने का हक राज्य सरकार को है। जरूरी होने पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फैसला लेंगे। इसी बीच लोगों से विनती है कि वो खुद को संभाले। उन्होंने गणेश उत्सव पर सार्वजनिक आयोजन से बचने की राय दी और घर पर ही पूजा पाठ करने को कहा है। आपको बता दें कि नागपुर में भी अब कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं। तो बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर आ रही है, यूपी की सियासत से प्रबुद्ध सम्मेलन से खबर है। BSP प्रमुख को देख समर्थक ब्राह्मणों ने बजाया शंख। मायावती बोली, दलित वर्ग पर शुरू से रहा गर्व।
जी हाँ दोस्तों, मायावती भी अब हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। उसी के रिलेटेड खबर है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले लगातार ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज लखनऊ में आयोजित किए गए प्रबुद्ध सम्मेलन में खुद बसपा प्रमुख मायावती ने शिरकत की। कार्यक्रम में मायावती के पहुंचते ही बसपा समर्थक ब्राह्मणों ने शंख बजाकर उनका स्वागत किया। बसपा के सीनियर नेता और ब्राह्मण फेस सतीश चंद्र मिश्र ने भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट की। कार्यक्रम में बोलते हुए बसपा प्रमुख ने कहा कि दलित वर्ग के लोगों पर शुरू से गर्व रहा है। उन्होंने बिना गुमराह और बहकावे में आए कठिन से कठिन दौर में भी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। ये लोग मजबूत चट्टान की तरह पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। उम्मीद है कि बीएसपी से जुड़े अन्य सभी वर्गों के लोग इनकी राह आगे गुमराह नहीं करेंगे और इनकी तरह ही आगे बढ़ेंगे, ऐसा मायावती ने बयान दिया है। पॉलिटिकल बयान है, काफी घुमा फिरा कर ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश की है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है महबूबा मुफ्ती का दावा, उन्हें नजरबंद किया गया है। जी दोस्तों, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से खबर आ रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को दावा किया कि उन्हें नजरबंद किया गया है और कहा कि इस कदम से सरकार की स्थिति सामान्य होने के दावों की सच्चाई सामने आई है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने गुपकर स्थित अपने आवास के मुख्य द्वार के बाहर खड़े सुरक्षा बल के वाहनों की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की। उन्होंने लिखा कि मुझे आज नजरबंद किया गया क्योंकि प्रशासन के अनुसार कश्मीर में स्थिति अभी तक सामान्य है। स्थिति सामान्य होने के दावों की सच्चाई सामने आई है, यह महबूबा मुफ्ती ने कहा है। तो देखते अगली खबर में क्या है। अगली खबर में है रूस के एनएसए से मिलेंगे अजीत डोभाल, अफगानिस्तान के हालातों पर होगी चर्चा। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल बुधवार यानी आज एनएसए निकोलाई से राजधानी दिल्ली में मुलाकात करेंगे। दोनों की इस मुलाकात से अफगानिस्तान में हुए बदलाव और तालिबान को लेकर चर्चा भी होने की उम्मीद है। इससे पहले भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने सोमवार को कहा कि रूस और भारत की समान चिंता है कि अफगानिस्तान की भूमि का उपयोग दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए तथा रूसी सरजमी तथा कश्मीर में आतंकवाद फैलने का खतरा है। देखते अगली खबर। अगली खबर में है तालिबान ने अमेरिकी नागरिक सहित सैकड़ों लोगों को अफगानिस्तान छोड़ने से रोका। तो मज़ार शरीफ से यह खबर आ रही है। अफगानिस्तान में अमेरिकी संगठन के लिए काम करने वाली एक महिला अफगान कर्मी ने बताया कि तालिबान ने देश से बाहर निकलने के लिए परिचालित विशेष विमान में उन्हें और अन्य सैकड़ों लोगों को सवार होने से रोक दिया। पहचान गुप्त रखते हुए महिला ने मंगलवार को एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अगर तालिबान की पहचान करते हैं तो उन्हें अपनी सुरक्षा का डर है। अमेरिकी संगठन एसेंड सालों से अफगान महिलाओं और लड़कियों के लिए काम कर रहा है। एसोसिएटेड प्रेस को जानकारी देने वाली महिला उन सैकड़ों लोगों में शामिल है जिनके बारे में बताया जा रहा है कि उन्हें तालिबान ने रोक दिया है। इनमें अमेरिकी नागरिक और ग्रीन कार्ड धारक भी शामिल है। महिला ने बताया कि वे उत्तरी शहर मज़ार शरीफ से निकलने के लिए विशेष विमान में सवार होने का इंतजार कर रहे थे और करीब एक सप्ताह से होटल और आवासीय हॉल में ठहरे हुए हैं। अफगानिस्तान में काफी नाजुक हालात बने हुए हैं। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अब जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल, क्या रहा सोने का भाव। तो मंगलवार को घरेलू बाजार में सोने की वायदा कीमत में लगातार दूसरे दिन गिरावट आते हुए देखी गई है। वहीं चांदी की कीमतों में भी कमी देखी गई है। एमसीएक्स पर सोने का वायदा 0.4% गिरकर 47,406 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था, जबकि चांदी 0.13% गिरकर 65,208 रुपये प्रति किलोग्राम पर रही थी। पिछले सत्र में सोना 0.17% सस्ता हुआ था और चांदी में 0.19% की वृद्धि हुई थी। पीली धातु पिछले साल के उच्चतम स्तर यानी कि 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम से अब भी 8,794 रुपये नीचे हैं। देखते हैं अगली खबर। तो अब जानते हैं भारत के मौसम का हाल, कैसा रहेगा अगले 24 घंटे के मौसम का पूर्वानुमान। तो अगले 24 घंटों के दौरान विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा, दक्षिण गुजरात और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, ओडिशा के कुछ हिस्सों, दक्षिण मध्य प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, असम के कुछ हिस्सों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, आंतरिक ओडिशा, शेष मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, पश्चिमी हिमालय, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, शेष पूर्वोत्तर भारत
केरल, आंध्र प्रदेश और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार राजस्थान और मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों, छत्तीसगढ़ और लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के मॉर्निंग हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज़, देश और दुनिया की खबरें यहीं समाप्त होते हैं। देश और दुनिया की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज़ की न्यूज़ अपडेट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। मिलते अगले न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।